पढ़ेंगे मानव में श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। तो श्वसन की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा है आंतरिक श्वसन या इंटरनल रिस्पायरेशन। बाह्य श्वसन में सभी कशेरुकी जंतुओं में श्वसन अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। बाह्य श्वसन को भी समझने के लिए हम इसको विभिन्न पदों में विभाजित करते हैं। पहला है श्वासोच्छ्वास या कह ले कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है श्वसन अंगों के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, यानी कि वायुमंडल में श्वसन अंगों के द्वारा शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहलाती है। यह क्रिया दो चरणों में कंप्लीट होती है। पहला है अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में फेफड़े के नीचे डायफ्राम उपस्थित होता है। यह डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है या कहें कि इसमें संकुचन होता है और इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होता है। पसलियाँ जो होती है वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर फैलती हैं, जिससे थोरैटिक कैविटी या वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में वायु दाब कम होता है, जिसके कारण से श्वास वायु श्वसन नली के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करती है। दूसरा होता है निःश्वसन या एक्सपायरेशन। यह क्रिया अंतःश्वसन की जस्ट उल्टी होती है। इसमें डायफ्राम है ये अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि डायफ्राम में और इंटरकोस्टल पेशियों में शिथिलन होता है, रिलैक्स करते हैं और पसलियाँ जो होती हैं ये भी अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाती हैं, जिससे थोरैटिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े भी सिकुड़ने लगते हैं, जिससे फेफड़े में वायु दाब ज़्यादा होता है और यह वायु और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है जो श्वास नली के माध्यम से बाहर की ओर निष्कासित कर दी जाती है। नेक्स्ट है फेफड़े में गैसीय विनिमय। फेफड़े में गैसीय विनिमय वायु कोष्ठ के द्वारा होता है। वायु कोष्ठ के ऊपर रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है और यह रुधिर केशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है जो विसरित होकर वायु कोष्ठ में प्रवेश करती है और वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन होता है जो विसरित होकर रुधिर केशिका में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े में जब रुधिर के और वायु कोष्ठ के बीच में गैसों का विनिमय होता है तो रुधिर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और यह ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है ये अस्थायी रूप से बना हुआ होता है जो कोशिकीय स्तर तक जाकर फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। नेक्स्ट है ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय। ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय ऊतक और रुधिर के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। यह क्रिया बिल्कुल फेफड़े में होने वाली गैसीय विनिमय से उल्टा होती है, क्योंकि इसमें रुधिर से ऑक्सीजन ऊतक में प्रवेश करता है और ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर रुधिर में आती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के उपरांत प्राप्त होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न रूपों में फेफड़े तक पहुंचाई जाती है। पहला होता है कार्बोनिक अम्ल के रूप में। कार्बोनिक अम्ल के रूप में लगभग 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहित की जाती है और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। फिर ये कार्बोनिक अम्ल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में पहुंचाई जाती है रुधिर के माध्यम से। दूसरा होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 10 से 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी अस्थायी रूप से बना हुआ होता है।
ये जब फेफड़े में पहुंचता है रुधिर के माध्यम से, तो वहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाएगा। बाइकार्बोनेट्स का निर्माण लवण और कार्बोनिक अम्ल के मिलने से होता है, यानी कि जब सोडियम लवण कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं और पोटेशियम कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और इन्हीं बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स के रूप में परिवहित की जाती है। दूसरा है अब आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, यह नाम से स्पष्ट है, जो कोशिकीय श्वसन होता है ये कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिसके द्वारा ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी 3 पदों में विभाजित की जाती है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, इसे EMP पद भी कहते हैं। दूसरा है क्रेब्स, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसको हम एक एक करके समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ये जो कोशिका द्रव्य में संपन्न की जाती है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और ग्लाइकोलिसिस ये ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन दोनों में समान रूप से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में 10 ATP अणु प्राप्त होता है, जिसमें से 2 ATP अणु व्यय हो जाते हैं, और टोटल 8 ATP ऊर्जा का लाभ होता है, या 8 ATP अणु का लाभ होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है क्रेब्स चक्र। हम इसको इस रेखाचित्र से समझेंगे। ये ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहलाती है, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। अब इस प्रक्रिया में कुल 10 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन 2 ATP ऊर्जा वहीं व्यय हो जाती है, तो कुल 8 ATP ऊर्जा का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के बाद क्रेब्स चक्र स्टार्ट होता है, यानी कि ये सारी प्रोसेस जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के द्वारा आगे क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल का निर्माण होगा। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होगी, और क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है या क्रेब्स चक्र साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के आधारित द्रव्य में होता है। अब पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटिल कोएंजाइम A में परिवर्तित हो जाता है, और इस दौरान एक पायरुविक अम्ल का अणु जब एसिटिल कोएंजाइम A में परिवर्तित होता है तो 3 ATP अणु मिलते हैं, और यहाँ पे 2 पायरुविक अम्ल के अणु हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 ATP अणु मिलेंगे, और फिर यही एसिटिल कोएंजाइम प्रवेश करता है क्रेब्स चक्र में। एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्रिया करके सिट्रिक अम्ल बनाता है। फिर ये सिट्रिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद मैलिक एसिड बनता है, और इसके दौरान NADH का ऑक्सीडेशन होकर NADH2 बना देता है। फिर मैलिक एसिड जो होती है फिर इसके द्वारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का निर्माण होता है, यानी कि फिर से हमको फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। फिर ये चक्र चलता रहता है। क्रेब्स चक्र के दौरान कुल 12 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि एक एसिटिल कोएंजाइम A जब प्रवेश करता है क्रेब्स चक्र में तो 12 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, और यहाँ पे 2 पायरुविक अम्ल से 2 एसिटिल कोएंजाइम A प्राप्त होंगे, तो कुल 24 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 8 अणु, यहाँ पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A बनने में 6 अणु ATP के, और यहाँ पे टोटल क्रेब्स चक्र में
24 ATP अणु प्राप्त होंगे। तो ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ये इंटरसेलुलर रिस्पायरेशन या कहने की कोशिकीय श्वसन का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये भी प्रोटॉन ग्राही अणुओं के द्वारा होता है। प्रोटॉन ग्राही अणु NADH या FADH NAD और FAD होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में प्राप्त होते हैं। और इन्हीं प्रोटॉन ग्राही अणुओं के द्वारा से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो ADP से ATP का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ATP का उत्पादन किया जाता है, ATP अणुओं का उत्पादन किया जाता है। अब हम इसको नोट्स में पढ़ लेते हैं। हम देखेंगे क्रेब्स चक्र से। क्रेब्स चक्र, इस चक्र में सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की आधार द्रव्य में होती हैं। इस क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने पार्विक अम्ल के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। पार्विक अम्ल के 2 अणु क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पार्विक अम्ल एसिटिल कोएंजाइम A में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में 6 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। पार्विक अम्ल के क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक अणु 12 ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होती है। इस प्रकार ग्लूकोज में के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन अणुओं के द्वारा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इस तंत्र में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के प्रोटॉन ग्राही अणु NADH और NAD और FAD NADH2 और FADH2 के रूप में प्रवेश करते हैं तथा इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के फलस्वरूप ATP का उत्पादन किया जाता है। तो एक अणु NADH2 से 3 ATP अणु प्राप्त होते हैं और एक FADH2 से 2 ATP के अणु प्राप्त या होते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।